किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां। मिलेट्स किसानों के लिए वरदान, कृषि सेक्टर में विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। उत्तर प्रदेश 3 लाख से ज्यादा क्रॉप कटिंग, पोषक अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति। मई में वंचित किसानों को सम्मान निधि दिलाने का चलेगा अभियान। ज्वार, बाजरा एवं शंकर मक्का के बीजों पर 50% अनुदान। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिलेट्स किसानों के लिए वरदान है। इसके लिए सरकार ने दिन रात काम किया है। वे दिल्ली में मोटे अनाज पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने इस साल मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। सरकार ने मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 6 देशों के कृषि मंत्री भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गर्व है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का नेतृत्व कर रहा है। मिलेट्स किसानों के लिए वरदान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देश मिलेट्स सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। मिलेट्स को लेकर देश में कई स्टार्टअप्स भी शुरू हुए हैं। कई राज्यों में इसकी खेती प्रमुखता से होती है। भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि सेक्टर में विकास के लिए 125 लाख करोड़ रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में बागवानी के लिए 15,000 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए, हर्बल कृषि के लिए 4,000 करोड़ रुपए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री तोमर ने कहा कि वर्ष 2013-14 में कृषि बजट 21,000 करोड़ रुपए था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर दिया है। उन्होंने बताया कि 11.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,40,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इससे सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। भारत सरकार ने देश में उत्पादित पोषक अनाजों और उसके सह उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की है। पोषक अनाज और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्चुअल ट्रेड फेयर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश भारत के 5 बड़े मोटे अनाज के उत्पादक राज्य हैं। मोटे अनाज की 16 प्रमुख किस्में पैदा की जाती हैं, जिसका उत्पादन और निर्यात किया जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, छोटे दाने वाला बाजरा, कंगनी, चेना, कोदो, सावा, झंगोरा, कुटकी, बकवीट, कुट्टू, चौलाई, बाजरा शामिल हैं। सरकार मोटे अनाजों के सह उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को भी तैयार कर रही है। इसमें नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट अनाजों का मिश्रण, बिस्किट, कुकीज, स्नैक्स, मिठाई आदि शामिल हैं। भारत से निर्यात की जाने वाली मोटे अनाज की किस्मों में बाजरा, रागी, कैनरी, ज्वार और कुट्टू शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन पात्र किसानों का पैसा किसी भी कारण से रुक गया है अथवा नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों के लिए ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और विकास खंड पर 10 मई से 31 मई तक अभियान चलाकर 100% किसानों को आच्छादित किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा करने पर समस्त पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित होंगे। उन्होंने बताया कि ये कार्य कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। पूरे प्रदेश में दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उड़द मूंग के बीज मिनीकिट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में जायद फसलों का क्षेत्राच्छादन बढ़ाने हेतु इस वर्ष सरकार द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज्वार, बाजरा एवं शंकर मक्का के बीजों को प्रदेश सभी विकास खंडों में स्थित राजकीय कृषि भंडारों से क्रय करने पर 50% अथवा 15,000 रुपए अधिकतम अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने दी है। किसान भाइयों बहनों, अब आइए रुक करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर, जानते हैं कृषि उत्पादों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं लखनऊ में 2,290 रुपए प्रति क्विंटल, अयोध्या में 2,280 रुपए, कानपुर में 2,250 रुपए और गोरखपुर की मंडी में 2,200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2,520 रुपए प्रति क्विंटल, अयोध्या में 2,515 रुपए, कानपुर में 2,200 रुपए और गोरखपुर की मंडी में 2,625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका।
आलू लखनऊ की मंडी में 650 रुपए प्रति क्विंटल, अयोध्या में 615 रुपए, कानपुर में 630 रुपए और गोरखपुर की मंडी में 665 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 1150 रुपए प्रति क्विंटल, अयोध्या में 1200 रुपए, कानपुर में 1280 रुपए और गोरखपुर की मंडी में 1080 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार। मान गया अब सारा संसार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, मैं आप सबको आग्रह करूंगा ये एग्जीबिशन जरूर देखें। मिलेट्स उगाकर करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और जन जन को सेहत की सौगात देने वाले श्री अन्न यानी मिलेट्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 18 से 22 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। भाइयों, एक कहावत है कि संतुलित आहार जीवन का आधार। जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए हो, चाहे वो ऊर्जा की दृष्टि से हो, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक हम लंबी आयु प्राप्त करते हैं। और जब हम कृषि की खास तौर पर बात करते हैं तो कृषि और पशु एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पशुओं की बात आज क्यों कर रहे हैं। तो भाइयों, पशुओं की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो पशुओं के ऊपर ही है कि ग्रीष्म काल में पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कैसे करें। जी हाँ, क्योंकि हरे चारे की व्यवस्था से उनको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनको तैयार करने की विधि क्या है, उनकी टेक्निक क्या है, कौन कौन से कृत्रिम यंत्र लगेंगे या नहीं लगेंगे, ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका आज हम समाधान जानेंगे आज के हमारे विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार सिंह जी से। आप सहायक प्राध्यापक हैं चंद्रभानु गुप्त, कृषि महाविद्यालय बख्शी का तालाब, लखनऊ में। तो आइए आपको उनके पास लेकर के चलते हैं और जानते हैं आपके प्रश्नों का हल। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि चूंकि आज पशुओं की बात हो रही है और पशु हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण अंग हैं, ये किसी से अनभिज्ञ नहीं, किसी से छिपा नहीं। ये बताइए कि हरा चारा क्यों आवश्यक है पशुओं के लिए? हरा चारा की जो आवश्यकता है इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे देश में लगभग 70% लोग या 70% लोग जो है कृषि पर आधारित हैं, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन ही कृषि होता है। और कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि जो आज जो हमारे पशुपालक हैं, अधिकांशतः पशुपालक जो है पशुओं को धान का पुआल
या सूखा चारा के रूप में मैक्सिमम कह सकते हैं भूसा खिलाते हैं जी। ऐसा खिलाने से अगर ये लगातार लंबे समय तक आप धान का पुआल और भूसा खिलाते रहते हैं तो पशुओं में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इनमें ऑक्जेलिक अम्ल तथा सिलिका पाया जाता है, जो पशुओं में मुख्य रूप से जो मुख्य बीमारियों के रूप में, जैसे पशुओं में गर्मी जी देरी से आना, या फिर ये हो सकता है कि गर्मी बार बार आना, या फिर पशुओं का गर्भ का न ठहरना। इसके अतिरिक्त पशुओं में क्या कहते हैं कि शरीर जो उनकी होती है वो खुरदरी हो जाती है, या त्वचा उनकी खुरदरी हो जाती है, और इसके साथ ही उनका उत्पादन घट जाता है। तो इसलिए एक ऐसी व्यवस्था किसान भाइयों को बनानी चाहिए जिससे पशुओं को हर मौसम में हरा चारा उपलब्ध हो सके। ये बताइए, क्या तमस या जड़ता आती है इसको खिलाने से, या फिर जो अभी आपने बताया कि बांझपन की भी समस्या क्या आ सकती है आगे चलकर? होती है ये कि जब हरा चारा हमारे जो है प्रोटीन के साथ साथ खनिज और विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं और शरीर में अगर, क्योंकि विटामिन की जो आपूर्ति होती है इसके अलावा अन्य कोई रूप से कोई पशुपालक देता नहीं, क्योंकि बाहर से कोई खनिज पदार्थ या मिनरल मिक्सचर इनको खिलाता नहीं है। हरे चारे की अगर उपलब्धता हो तो क्या खर्च कम हो सकता है? हाँ, जो पशुओं के जो उत्पादन लागत जो आती है, दूध उत्पादन की लागत जो आती है, उसका लगभग 60% व्यय अकेले पशुओं के खाने पर होता है या भोजन व्यवस्था पर होती है जी। तो अगर आपके पास हरा चारा उपलब्ध है या हरे चारे की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं तो पशुओं के भोजन में जो हम दाने की मात्रा देते हैं उनको कम किया जा सकता है। और दाने की मात्रा अगर हम कम करते हैं तो वो हमारे जो है पशुओं के उत्पादन लागत को कम करता है। इसके साथ जो आपका पशुओं से हमको गोबर मूत्र या उनके बिछावन या कूड़ा करकट जो भी प्राप्त होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक या कहते हैं कंपोस्ट खाद बना लेते हैं और इन कंपोस्ट खाद का प्रयोग पुनः हम पशुओं के लिए बोए गए जो चारे की फसल में करते हैं। तो दूसरा माध्यम ये होता है कि जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम फसलों में करते हैं या चारे में करते हैं, उनकी भी कास्ट हमको या उसकी भी लागत बच जाती है। इस प्रकार पशुओं से जो है दोनों तरफ से हम पशुओं की उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं। हरे चारे का पशुओं के आहार में कितना महत्व है सर? क्योंकि हरे चारे की जब आप बात करें, आपने कहा कि 12 महीने महत्वपूर्ण है पशुओं के लिए हरा चारा। अच्छा, आप एक तरफ जो किसान भाई हमारे जो गांव में हैं खासतौर पर, वो भूसा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पशुओं के लिए, तो क्या वो कहीं ना कहीं जो है हरे चारे के तुलना में नुकसानदायक है? हाँ, हरा चारा अगर उपलब्ध होता है तो पशुओं को, जिसे हमारे भोजन में जब तक रोटी दाल चावल सब्जी सारे चीज उपस्थित न हो तो भोजन को संतुलित नहीं कहा जाता है। ऐसे पशुओं के भोजन में अगर भूसे दाने के साथ साथ अगर हरा चारा न हो तो भी असंतुलित होता है, संतुलित नहीं हो पाता है। जब संतुलित आहार उनको नहीं उपलब्ध कराते हैं तो उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। जब मुख्य रूप से क्या देखा जाता है कि जो आपके खनिज की जब कमी होती है तो पशुओं में बहुत बड़ी एक चीज एक होती है कि इनकी गांठ ओवरी होती है या गर्भाशय होता है, गर्भाशय में एक गांठ बन जाती है और गांठ जो है गर्भाशय की मुख्य जो ग्रीवा पर बनती है, तो जिसके कारण जब हम इनको सीमेन या तो आर्टिफिशियल रूप से इनको कराते हैं, कंसीव कराते हैं या फिर नेचुरल ब्रीडिंग कराते हैं, तो उस समय जो सीमेन अंदर जाता है तो इनकी ओवरी का मुंह बंद नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो गर्भ रुकता नहीं है, बार बार वो गर्मी में आती है और गर्भ उनका रुकता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल, और वो भी ज्यादातर दुधारू पशुओं में हो रही है। जो अधिक दूध उत्पादन करने वाले हैं उनमें ये समस्या ज्यादा है, चाहे जितने संकर नस्ल के पशु हैं या बाहरी विदेशी नस्लों के पशु, उसमें ये चीज ज्यादा देखी जाती है। उसका कारण ये होता है कि हम उनसे जो दूध उत्पादन करते हैं, दूध में खनिज का कोई सिंथेसिस या संश्लेषण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, फैट का हो जाता है, लेकिन इनका जो खनिज का कोई संश्लेषण नहीं होता है। ये सीधे पशुओं के रक्त से डायरेक्ट छन के आते हैं और जो स्तन ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड होती है वो जो है एक फिल्टर का काम करती है और सीधे छन, तो इनकी जब ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो इनके शरीर में वही खनिज की कमी होने लगती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि संतुलित आहार मतलब सारे विटामिन जो है, सारे खनिज अगर जो है हमको किसी भी जीव को अगर मिले तो वो जो है एक लेवल में रहता, संतुलित जो है उनका शरीर रहता, स्वस्थ रहता, स्वस्थ रहेगा। ये बताइए कि जो आपने भूसे की बात की उससे बांझपन आता है, लेकिन अधिकांश लोग जो है वो, अधिकांश पशुपालक भाई जो हैं
वो भूसे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो भूसे के साथ साथ आपका ये कहने का तात्पर्य है कि मतलब हरे चारे भी जो है उसमें मिक्स करके और अन्य जो खनिज लवण हैं उनको मिक्स करके जो है उनको अगर दिया जाए तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। भूसे के साथ साथ आप वही बताया कि जैसे हमारे भोजन में दाल, सब्जी, रोटी और सबका जैसे महत्व है, वैसे इनके भूसे के साथ साथ दाने और दाने के साथ साथ हरे चारे का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होना चाहिए। जो कुछ दिन पहले जो धीरेन्द्र जी रखते हैं लोग, जैसे जो खाना पीना हमारे घर में भी बच जाता है तो क्या करते हैं, जो बासी कहते हैं उसको भी जो है मिक्स करके उसको खिला देते हैं। तो वो क्या कितना नुकसानदायक और कितना फलदायी है उनके लिए? नहीं, जो भोजन जो हम लोगों का जो घर का खाना बचा होता है, इसको आप अगर सही कंडीशन में, ये नहीं कि इसमें फर्मेंटेशन हो गया या इसमें कहते हैं कि कीड़वन उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे चीज को खिलाते हैं तो शरीर में उनके भी नुकसानदायक होता है। आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है कि गर्मियों में हरे चारे की व्यवस्था। हम मुख्य विषय पर आ जाते हैं आज के। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि गर्मियों में हरे चारे की व्यवस्था करनी तो है, फायदेमंद भी है हमारे पशुओं के लिए, लेकिन करें कैसे? गर्मियों में देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि अधिकांशतः चारे का अभाव हो जाता है। जैसे जैसे गर्मियों में शरीर और उसका तापमान बढ़ता है तो भूमि में नमी की कमी हो जाती है और चारे का अभाव होने लगता है। तो किसान भाई इस चारे के उपलब्ध कराने के लिए उनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाए किसान कि जिससे उनको पूरा साल भर चारा मिलता रहे। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक उनको चार्ट तैयार करना पड़ेगा कि कब हमको कौन सा चारा बोए। तो गर्मियों में मोस्टली जो बोए जाने वाले चारे हैं उनकी बुआई जो है आप मार्च में ही कर दें, जिससे उनको आगे लगातार चारा मिलता रहा। क्योंकि बरसीम हमारी अप्रैल तक चलती है तो तब तक ये तैयार हो जाए और उनको लगातार चारा मिलता रहे। गर्मियों में आपने जैसे बात की कि बोरसीन जो है वो अप्रैल तक चलती है, उसके बाद जो है वो गर्म करती है तो उसको नहीं खिलाना चाहिए, खत्म हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। अच्छा ये बताइए, तापमान बढ़ने के साथ साथ नमी भी कमी हो गई। अब ये बताइए कि प्रजातियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी प्रजातियों में मुख्य प्रजाति कौन सी जो लेना चाहिए इस समय? जी देखिए, गर्मियों में जो चारे की जो बोए जाने वाले चारे हैं उनके कई चारे हैं। जैसे आपका सूडान घास हुई, एमपी चरी हुई, आपका क्या कहते हैं ये वो पूसा चरी हुई, नेपियर ग्रास हुई। तो ये ऐसे चारे हैं जिनको हम सीरियल्स में या अनाज वाली फसलों में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इनका ये चारे ऐसे हैं जिनको कम से कम 2 से 3 काट किए जाते हैं। इसमें नेपियर घास एक ऐसा चारा है जिसको एक बार बोने के बाद 10 वर्ष तक इसको हम बहुवर्षीय चारे की फसल बोलते हैं। 10 साल तक इनसे हम चारा प्राप्त करते हैं। इसका चारा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। उसमें कोई गिरावट नहीं आती? नहीं, उसमें कोई खाद उर्वरक जल वल जो है वो समय पर ये तो आपको समय पर सिंचाई करते रहनी पड़ेगी। जैसे जाड़ों में सिंचाई कम हो जाती है, गर्मियों में इनको लगातार सिंचाई करनी पड़ेगी 10 से 15 दिन के अंतराल पर। और कटिंग करने के बाद आपको तुरंत यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा कैसे आपने तो आपके चारे का उत्पादन घट जाएगा। इसके अतिरिक्त दुधारू जो कुछ चारे ऐसे होते हैं जिनको हम दुधारू पशुओं के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका गर्मियों में स्पेशली लोबिया, रिजका और आपका लूसर्न। तो क्या ये चारे भी उन्हीं की तरह हैं कि 10 वर्ष तक चलेंगे? नहीं, ये केवल एक काट वाले होते हैं, एक कटिंग की जाती है। लेकिन ये दुधारू पशुओं के लिए अच्छे होते हैं कि वो दलहनी होते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अच्छी होती है। अच्छा, और वो जो चारे आपने बताया, जो चारा कि 10 वर्ष तक जो है धीरेन्द्र चलेगा, तो उसमें और इनमें क्या फिर अंतर होता है? इनमें प्रोटीन्स की कमी होती है? नहीं, उतना प्रोटीन नहीं होता है कि जो वो कहा जाता है ना, चारों को 2 क्वालिटी में हम लोग मतलब विभाजित करते हैं। पहला होता है ऐसे चारे जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होते हैं, तो उसमें अनाज वाली फसलों को रखते हैं। जैसे आपका जई है, आप ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इस टाइप के सीरियल जो फसलें होती हैं उनके जो चारे होते हैं उनको हम उधर रखते हैं। और जो दलहनी फसलों के चारे होते हैं जिसको हम लोग लेगुनस फाडर बोलते हैं या दलहनी फसलों के चारे हैं, इनको हम ऐसे पशुओं के लिए यूज किया जाता है जो दुधारू हों। और जो श्रम करने वाले पशु हैं, बैल वगैरह हैं, इनके लिए आप सीरियल्स के चारे दे सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है अगर दोनों का मिश्रण हो तो पशुओं के लिए ये दोनों सबसे अच्छा माना जाता है। कई फसलें ऐसे भी हैं जिनको हरे चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सी फसलें? हरे चारे के रूप में जो भी हम लोग जैसे सब्जी, हम अपने सब्जी में आपको पता है लोबिया का भी यूज हम लोग हम लोग भी भोजन के रूप में करते हैं। फिर सब्जियों में यूज रिजका, अरे ग्वार जिसको बोलते हैं, ग्वार फली, ग्वार का यूज पशुओं को खिलाने के लिए चारे के रूप में होता है। इनकी फली को हम सब्जियों के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे मक्का है,
मक्का का जो तना होता है जिनका उसको अवशेष चारे के होता है रूप में उसे। करते जी, हैं जी, जी। और उसकी वो जो बालियों को आदमी अपने रूप में या फिर जानवरों को भी खिला सकते हैं दाने के रूप में। धीरेन्द्र जी, मात्रा की बात करें कि क्वांटिटी जो है वो बराबर होनी चाहिए, जी। नहीं तो फिर जो है उनके लिए नुकसानदायक है। जी। वो किसी भी जीव के लिए हो, किसी तो मात्रा जो है पशुओं को कितनी जो है हरे चारे जी। देखिए, एक स्वस्थ पशु को प्रतिदिन 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा मिलना चाहिए। अगर एक सिंपल या साधारण कैलकुलेशन होता है, हम लोग जैसे बताते हैं कि जितना हम भूसा देते हैं उसका लगभग 4 से 5 गुना हरा चारा होना चाहिए। जितना तो मोस्ट कामनतः हम लोग 5 से 6 केजी के रूप में भूसा देते हैं, तो लगभग 20 से 25 केजी के बीच में उनको हरा चारा की व्यवस्था करनी चाहिए। और एक और सिंपल फार्मूला आता है, अगर टेक्निकल रूप में हम जाने तो अगर पशुओं का वेट ज्ञात हो तो वजन का वजन के हिसाब से अगर दिया जाए तो अगर वेट ज्ञात कर ले तो 5 से 6% हरा चारा दें। अगर किसी गाय की या किसी पशु का जो है वजन 400 केजी है, ठीक, या 500 केजी है, तो 6% में 6 पंजे 30 केजी जी, 400 केजी है तो 24 केजी, 5% दे रहे हैं तो 20 केजी, तो लगभग उतने आ जाता है। अच्छा, प्रति हेक्टेयर अगर हम बात करें लोबिया की, तो उपज बहुत कम समय में चाहेंगे कि कितनी होती है सर? देखिए, लोबिया की उपज प्रति हेक्टेयर 250 से 300 कुंटल चारे के रूप में हम प्राप्त करते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां पशुओं पर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों हमारे, आप सभी ने आज जाना हमारे आज के विशेषज्ञ धीरेन्द्र जी से कि पशुओं के लिए गर्मियों में खासतौर पर हरे चारे की व्यवस्था कैसे करें, क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीके हैं और कितनी मात्रा में देनी चाहिए जो उनके लिए लाभदायी हो। आशा करते हैं कि आज की जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे, इसका लाभ भी ज़रूर उठाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के मध्य पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बदली, धुंध एवं बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में खिली हुई धूप निकलेगी, लेकिन 24 मार्च हल्की फुल्की वर्षा और बदली की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट की संभावना है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में अधिकतम तापमान 26 से 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने और 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।